हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारी यूपीएससी की परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं और ये जो मैंने विज़न आईएएस की पीटी 365 कवर कर रही हूँ, इसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी को मैंने डिस्कस किया है। जैसा कि आपको पता है परीक्षा में एनवायरमेंट इकोलॉजी का बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। सो हम बिना समय बर्बाद किए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा वन्य जीव और संरक्षण। IUCN की जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में हुई है, ठीक है ना, अबू धाबी में संपन्न हुई है। सदस्यों की सभा में प्रस्तुत प्रमुख प्रस्ताव 2045 की राह पर प्रकृति के लिए एकजुट हों, 20 वर्षीय रणनीति विजन को अपनाया गया है। अबू धाबी कॉल टू एक्शन, इसके तहत निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में कार्यों को संपन्न करना है। सबसे पहला है प्रकृति की मानव कल्याण की बुनियाद के रूप में पुनः पुष्टि करना। दूसरा है बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना। तीसरा है न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना। चौथा है हमारा ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना तथा 5वां है प्रकृति और जलवायु कार्यवाहियों के लिए संसाधनों को बढ़ाना। बात करेंगे नए सदस्य, इसमें कौन कौन शामिल हुआ। IUCN में 100 से अधिक नए सदस्य जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इनमें से 6 नए देशों में से कौन कौन है। अर्मेनिया है, ताजिकिस्तान है और हमारा मार्शल द्वीप है। आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबॉन, तुवालू और जिम्बाब्वे है। जीवाश्म ईंधनों को न्यायोचित रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का समर्थन करने वाला यह प्रस्ताव पहली बार अपनाया गया है। फिर हम बात करेंगे वन्य जीवों को जलवायु सहयोगी के रूप में मान्यता दी गई है तथा उन्हें जलवायु समुत्थानशीलता के लिए प्रकृति आधारित समाधानों के प्रभावी अभिकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदायों की भूमिका को मान्यता देने हेतु प्रथम विश्व स्वदेशी जन एवं प्रकृति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बात करें हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN के विषय में। इसकी उत्पत्ति और स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरणीय नेटवर्क है। सदस्यता 1400 प्लस सदस्य हैं। देश, गैर सरकारी संगठन, शोध संस्थान, भारत इसका सदस्य है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे शासन व्यवस्था की। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की सदस्य सभा सर्वोच्च शासी निकाय होती है। इसकी बैठक प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। ये ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा प्रत्येक वर्ष होती है, एक वर्ष में 2 बार ऐसे करके, तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो बैठक है 4 वर्ष में होती है। IUCN परिषद वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के सत्रों के बीच मुख्य शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। फिर हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्रीय परियोजनाएं संचालित करना है इसका जो उद्देश्य है। रिपोर्ट्स संरक्षित क्षेत्रों पर IUCN रिपोर्ट वर्ल्ड कमीशन और प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा जारी IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर आदि, ये इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियां। भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025-30 के बारे में। भारत ने जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप प्रस्तुत किया है, ठीक है। विजन इसका क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित और सहभागितापूर्ण रेड लिस्ट प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली भारत के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीव जंतुओं की वास्तविक संरक्षण स्थिति को दर्शाएगी। बात करें दायरा क्या है इसका, यह परियोजना एक 5 वर्षीय पहल है। भारत की जो है ना परियोजना वो 5 वर्षीय है। इसका लक्ष्य लगभग 11,000 प्रजातियां, 7,000 वनस्पतियां प्रजाति और 4,000 जीव जंतु प्रजातियों की विलुप्ति के जोखिम का आकलन करना है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिए राष्ट्रीय रेड डेटा बुक प्रकाशित करना। नोडल एजेंसी इसकी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मंत्रालय पूछे जाते हैं। किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा IUCN भारत और सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल के सहयोग से तैयार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, यह परियोजना जैव विविधता अभिसमय और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप है। बात करें सुर्खियों में रहे IUCN के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला उपकरण है IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची। इसे 1964 में स्थापित किया गया था। यह प्रजातियों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। 1964 में स्थापित किया गया, 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। इसे प्रति वर्ष में कम से कम 2 बार अद्यतन किया जाता है, ठीक है ना। बात करेंगे हाल ही में IUCN लाल सूची को अद्यतन किया गया है। वैश्विक आर्कटिक सील की 3 प्रजातियां विलुप्त होने के करीब पहुंच गई हैं। इसमें कौन कौन है? हरा समुद्री कछुआ भी एक कीस्टोन प्रजाति है। इस प्रजाति के लिए किए गए संरक्षण संबंधी निरंतर प्रयासों के कारण इसकी संरक्षण स्थित एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न में सूचित
हो गई, सूचीबद्ध हो गई है। ये पहले एंडेंजर्ड था समुद्री कछुआ, अभी ये लीस्ट कंसर्न में सूचीबद्ध हो गया है, ठीक है ना। फिर बात करेंगे भारत 12 भारतीय पक्षी प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में बदलाव किया गया है। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ सकता है। वही 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। जिन प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है उनमें कौन कौन है? इंडियन कर्सर है, इंडियन रोलर और रूफ्ड टेल्ड लार्क को नियर थ्रेटन्ड सूची में शामिल किया गया है। लॉन्ग बिल्ड ग्रासहॉपर वार्बलर को एंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया है। बात करें सिंथेटिक बायोलॉजी और प्रकृति संरक्षण पर प्रथम नीति को अपनाया गया है। पारिस्थितिकी संहार का अपराध प्रस्ताव 061 पर्यावरण को जानबूझकर क्षति पहुंचाने को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी पर्यावरण को जानबूझ करके क्षति पहुंचाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा, इसमें ये बताया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं IUCN की लाल सूचियों में शामिल श्रेणियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है नॉट इवेल्युएटेड, फिर है DD डेटा डिफिशियंट, LC मतलब लीस्ट कंसर्न, NT नियर थ्रेटन्ड, VU वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट, ठीक है। आंकड़ों का अभाव, ये इसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन इसमें शामिल होते। संकट मुक्त में कौन कौन है, इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति की आबादी इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। नियर थ्रेटेंड की बात करें हम तो इसका आशय यह है कि कोई प्रजाति निकट भविष्य में संकट श्रेणी में शामिल होने की संभावना से युक्त है। सुभेद मतलब वल्नरेबल की बात करें, इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का उच्च खतरा बना हुआ है। संकटग्रस्त एंडेंजर्ड में इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से लुप्त होने का अधिक उच्च खतरा बना हुआ है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च खतरा बना हुआ है। फिर हम बात करें प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त, जिसको हम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कहते हैं, इसका आशय यह है कि प्रजाति अब अपने प्राकृतिक परिवेश अर्थात वन में कहीं नहीं है। इसके कुछ सदस्य केवल कैप्टिव अवस्था या कृत्रिम परिवेश में या अपने मूल प्राकृतिक परिवेश से बाहर जीवित हैं। विलुप्त की बात करें तो पर्याप्त साक्ष्य हैं किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई है। बात करें IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज का प्रस्ताव IUCN ने 2012 की विश्व संरक्षण कांग्रेस में प्रस्तुत किया था। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। इसे IUCN की लाल सूची आकलन का एक वैकल्पिक हिस्सा बना लिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? प्रजातियों, पारिस्थितिकी तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण की सफलता का मापन करना। इसमें 8 जो हैं ग्रीन स्टेटस श्रेणियाँ हैं। एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड, क्रिटिकली डेप्लेटेड, लार्जली डेप्लेटेड, मॉडरेटली डेप्लेटेड, स्लाइटली डेप्लेटेड, फुली रिकवर्ड, नॉन डेप्लेटेड तथा इंडिटर्मिनेट सॉरी। IUCN लाल सूची में 100 से अधिक प्रजातियों को IUCN ग्रीन स्टेटस का दर्जा प्राप्त है। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात कर लेते हैं कैंटर आर मिलर पुरस्कार के बारे में। काजीरंगा के निदेशक को राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए IUCN के कैंटर आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे इसका गठन विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग ने किया है। फिर हम बात करें WCPA अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के 6 तकनीकी आयोगों में से एक है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार और संरक्षित क्षेत्र संधारणीयता के लिए 2006 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2006 में। उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण में नवाचार किया हो और नेतृत्वकारी भूमिका निभाई हो। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार IUCN WCPA के द्वारा दिया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के विषय में। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये विश्व के लगभग प्रत्येक देश से जुड़े 10,500 से अधिक स्वैच्छिक विशेषज्ञ का विज्ञान आधारित नेटवर्क है। भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ विवेक मेनन को वर्ष 2025 से 29 के लिए IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। भूमिका यह IUCN को जैव विविधता संरक्षण, प्रजातियों के प्राकृतिक महत्व और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य व कार्यप्रणाली में उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने
IUCN विश्व धरोहर आउटलुक फॉर रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट प्रकृति और मिश्रित विरासत स्थलों की संरक्षण स्थिति का आकलन करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। सकारात्मक संरक्षण आउटलुक वाले स्थानों का प्रतिशत पहली बार काफ़ी कम हो गया है। भारत से संबंधित निष्कर्ष। कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग में केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को ही गुड रेटिंग प्रदान की गई है। तो ये जो है फैक्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 2020-25 तक इसके संरक्षण आउटलुक दर्जे में गिरावट देखी गई है। ठीक है ना, सुंदरवन में गिरावट आई। पहले इसे गुड विद सम कंसर्न रेटिंग्स दी गई थी, लेकिन अब इसे सिग्निफिकेंट कंसर्न रेटिंग दी गई है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट भी सिग्निफिकेंट कंसर्न श्रेणी में है। अब बात कर लेते हैं शेर के बारे में। शेर के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट। IUCN ने शेर के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा लियो। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले शेर का ग्रीन स्टेटस। इनकी आबादी काफ़ी हद तक कम, लार्जली डेप्लेटेड हो गई है। विलुप्त क्षेत्र शेर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया में विलुप्त हो चुका है। इसके बाद में हम बात करें संरक्षण सफलता के बारे में। फिर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में विलुप्त क्षेत्र इसका ये है। संरक्षण सफलता के बारे में पश्चिमी और दक्षिणी मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत के कुछ हिस्से में किए गए प्रयासों से संभावित विलुप्ति को रोकने में मदद मिली है। ये जो है WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। अभी दृष्टि IAS का एक मेंटोरशिप एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसके विषय में पूछा गया था कि ये कौन सी श्रेणी में शामिल है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। ये साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल है। IUCN की स्थिति इसकी वल्नरेबल है। ठीक है, बात करते हैं वर्तमान पर्यावास की। तो भारत में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान, उप सहारा अफ्रीका, ठीक है ना, ये अफ्रीकी शेर के बारे में बता रहा है और ये एशियाई शेर के बारे में बता रहा है। अयाल शेर के गले पर जो बाल होते हैं उसको अयाल बोलते हैं। एशियाई शेर अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा होता है, गहरा विरल अयाल होता है, कान लगभग स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन जो अफ्रीकी शेर है अपेक्षाकृत घना व बड़ा अयाल होता है, अक्सर कान और गर्दन को ढक लेता है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं त्वचा की तह। त्वचा की अनुदैर्ध्य तह जो पेट के साथ चलती है, यह इनकी सामान्य विशेषता है और इसमें क्या होता है, अफ्रीकी शेर में ये अनुपस्थित होती है। शरीर का आकार अफ्रीकी शेरों से थोड़ा सा छोटा होता है। जो एशियाई शेर होते हैं उनका शरीर छोटा होता है। और इसके बाद में इसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं? कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। संरक्षण प्रोजेक्ट लायन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किए गए संशोधनों के अनुसार साइट्स के परिशिष्टों के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को अब इस अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। संबंधित सुर्खियां क्या हैं? बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। बरदा एशियाई शेरों के लिए दूसरे पर्यावास के रूप में उभर रहा है। इसकी अवस्थिति है गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिले में। प्रमुख वन्यजीव वनस्पति जात यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं? गोरड मिलता है, बबूल मिलता है, धाव मिलता है, रायन मिलता है, बेर, जामुन, अमली, दुधलो, बांस आदि। इसमें प्रमुख और प्राणी जात कौन कौन से हैं? चीतल है, सांभर है, चिंकारा है। बात करते हैं यूनेस्को का विश्व जीवमंडल आरक्षित नेटवर्क। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया है। इनमें भारत में हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी शामिल है। ये हिमाचल है, ये हिमाचल में ये शीत मरुस्थल है, इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। WNBR के बारे में बात कर लेते हैं कि WNBR की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका प्रबंधन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत किया जाता है। मैब कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों के बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार पर तैयार करना है। इस नामांकन के बाद भारत के कुल 13 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए। पहले 12 थे, अभी ये 13 हो गए हैं। ये नया डेटा है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में विश्व भर में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर 785 हो गई है। ठीक है। मध्य अफ्रीकी द्वीपीय राष्ट्रों साओ टोम एंड प्रिंसिपे विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने पूरे क्षेत्र को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको। मैब के तहत जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को कैसे नामित किया जाता है? नामित करने वाली संस्था कौन है? मैब अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के निर्णयों के अनुसार यूनेस्को के महानिदेशक के द्वारा किया जाता है।
प्रयुक्त कार्य प्रणाली जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए सेविले रणनीति और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का सांविधिक ढांचा। प्रस्ताव इसका यूनेस्को के सभी सदस्य राष्ट्र और सहयोगी सदस्य अपनी ओर से किसी स्थल को नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। इसमें जो भारत में जितने भी आरक्षित क्षेत्र हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वो दिए गए हैं। हम बात कर लेते हैं। सिक्किम का है जो कंचनजंगा, फिर इसके बाद में मानस का है डिब्रू साइखोवा, आसाम, अरुणाचल का दिहांग दिबांग, मेघालय का नोकरेक, सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल का है, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलय तमिलनाडु और केरल का, नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है। अचानकमार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। पंचमढ़ी और पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश का है। कक्ष जो है गुजरात का है। नंदा देवी उत्तराखंड का है और हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जो कि अभी रिसेंटली इसमें जोड़ा गया है। फिर इसके बाद में हम बात करें शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। शीत मरुस्थल का विस्तार हिमालय क्षेत्र में है और उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी व किन्नौर जिले तक विस्तृत है। फिर हम बात करें भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में स्थित भूभाग को यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है, जो सबसे शीत और शुष्क पारितंत्रों में से एक है। इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का क्षेत्र, चंद्रताल का सरचू एवं किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। वायुओम की बात करें, यह शीत मरुस्थल वायुओम का निर्माण करता है। यहाँ चरम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। इसका कारण इसकी हिमालय के पवन विमुख ढलान पर अवस्थिति है और बहुत अधिक ऊंचाई। संस्कृति, इस क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? गोम्पा बौद्ध मठ मिलता है, चोटेन के स्तूप मिलते हैं, मणि दीवारें मिलती हैं। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार की बात करें, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। अगर हम प्राणी जात की बात करें तो यहाँ पर हमें हिम तेंदुआ देखने को मिलता है, हिमालयन इबेक्स देखने को मिलता है। ठीक है ना। भरल एक जो भेड़ की प्रजाति है वो देखने को मिलती है, हिमालयी भेड़िया देखने को मिलता है, गोल्डन ईगल देखने को मिलता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 सुर्खियों में क्यों है? केरल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2025 का उद्देश्य मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले वन्य जीवों का वध करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में, इसका उद्देश्य है जंगली जानवरों, पक्षियों और वनस्पतियों की सुरक्षा और उनसे संबद्ध मामलों का प्रबंधन सुनिश्चित करना, ताकि राष्ट्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 4 अनुसूचियाँ। अनुसूची 1 में कौन है? उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त वन्यजीव प्रजातियां। अनुसूची 2 में है निम्न संरक्षण स्तर वाली वन्यजीव प्रजातियां। अनुसूची 3 में शामिल है संरक्षित वनस्पति प्रजातियां। अनुसूची 4 में है वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिशमन, इसको साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियां। वन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में बात करें, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। राज्य वन्यजीव बोर्ड केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे संस्थागत निकायों की स्थापना से संबंधित प्रावधान करता है। फिर हम बात कर लेते हैं जानवरों के शिकारों पर रोक लगाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें से कुछ खास महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? धारा 11 और 12 कुछ मामलों और विशेष उद्देश्यों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति देता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। वन्य जीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। अनुसूची 1 के वन्य जीवों के स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार से और किसी अन्य वन्य जीव के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि सुरक्षा संबंधी मुद्दों या दुर्घटनाएं होती हैं तब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुमति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जैविक विविधता के बारे में बात करें, विनियमन 2025 सुर्खियों में क्यों है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण विनियम 2025 शीर्षक से नए नियम जारी किए हैं। जैव विविधता, पहुंच और लाभ साझाकरण विनियम 2025 उद्देश्य जैविक संसाधनों और इनसे संबद्ध ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों को न्यायोचित रूप से साझा करने के तरीकों को विनियमित करना। ये नियम जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। विनियम 2025 के मुख्य बिंदु: डिजिटल अनुक्रम जानकारी को शामिल करना। नए नियम का लक्ष्य जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के तरीकों को स्पष्ट करना है। इनमें DSI या उनसे संबद्ध जानकारी भी शामिल है।
बात करें डिजिटल अनुक्रम जानकारी, यह एक नीतिगत शब्दावली है। इस शब्दावली का प्रयोग आनुवांशिक संसाधनों का डिजिटल रूप से उपलब्ध जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अनुक्रम जैसी जीनोम डेटा शामिल होते हैं। पूर्व सूचित सहमति, इसमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट है हम उसको पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ते हैं। पहुंच और लाभ साझाकरण के बारे में, यह तंत्र निर्धारित करता है कि जैविक आनुवांशिक संसाधनों तक कैसे पहुंच दी जाए और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों को संसाधन प्रदान करने वालों और उपयोगकर्ताओं के बीच न्यायसंगत एवं समान रूप से कैसे साझा किया जाए। रूपरेखा, इसकी जैव विविधता अभिसमय के तहत रूपरेखा तय की गई है। बॉन दिशा निर्देश 2002, ये स्वैच्छिक दिशा निर्देश हैं। ये दिशा निर्देश सरकारों और हितधारकों को एबीएस से संबंधित राष्ट्रीय प्रशासनिक और नीतिगत उपाय तैयार करने में सहायता करते हैं। इनमें पूर्व सूचित सहमति, पीआईसी, परस्पर सहमत शर्तों, मैट के लिए प्रमुख कदम बताए गए हैं। नागोया प्रोटोकॉल 2010, यह जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत विधिक रूप से बाध्यकारी पूरक समझौता है। याद रखना है, ये बाध्यकारी समझौता है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्याय संगत और समान वितरण सुनिश्चित करना है। 2024 में सीबीडी पर पक्षकारों के 16वें सम्मेलन में डिजिटल अनुक्रम जानकारी के उपयोग के लिए बहुपक्षीय तंत्र को अपनाया गया था। जैव विविधता पर अभिसमय के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति एक अंतर सरकारी संधि है, ठीक है ना, जिसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। इसके सदस्य 196 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य है। प्रत्येक पक्षकार देश को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करना अनिवार्य है। भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 अधिनियमित किया। 3 प्रमुख लक्ष्य इसके जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का संधारणीय उपयोग, लाभों का न्याय संगत और समान वितरण। बात करें प्रमुख इसके प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल, पहुंच और लाभ साझाकरण पर भारत की विधिक रूपरेखा। 2002 को जैव विविधता अभिसमय के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और इनके घटकों के संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करना है। विस्तार क्षेत्र, यह अधिनियम भारत के भीतर सभी जैव संसाधनों पर लागू होता है। यह नागोया प्रोटोकॉल की तुलना में अधिक व्यापक है क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल केवल आनुवांशिक संसाधनों तक सीमित है। फिर हम बात कर लेते हैं इसका विस्तार क्षेत्र कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। इसके कार्यान्वयन की बात कर लेते हैं। इस अधिनियम को सांविधिक निकायों की निम्नलिखित त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केंद्रीय स्तर पर, राज्य जैव विविधता बोर्ड राज्य स्तर पर, जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ स्थानीय स्तर पर। इसमें क्या क्या है, हाँ, एबीएस से महत्वपूर्ण केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। केरल का कानी आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से आरोग्य पाचा वनस्पति का उपयोग थकान मिटाने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता रहा है। वैज्ञानिकों ने इस ज्ञान का उपयोग करके जीवनी नामक औषधि विकसित की है। और फिर बात कर लेते हैं वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के विषय में। सुर्खियों में क्यों है, घड़ियाल और स्लॉथ बेयर भालू को वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। नोडल मंत्रालय इसका कौन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लॉथ बेयर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। बात कर लेते हैं, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य है वन्यजीव संरक्षण और संवर्धन गतिविधियों का संचालन करना। वित्तीय सहायता राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र सरकारों को प्रदान की जाती है। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व को समर्थन प्रदान करना है। इसके बाद में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम संचालित करना। अब तक प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हिम तेंदुआ, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि सहित 22 प्रजातियों की पहचान की गई है। स्लॉथ बियर के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम लंबे नाखूनों और असामान्य दांतों से पड़ा है जो स्लॉथ आलसी जैसे प्रतीत होते। दीमक और चींटियां खाने में ये विशेषज्ञ हैं। अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत ये हाइबरनेशन नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि आप अगर पुराने सवाल देखेंगे तो उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है कि कौन रात्रिचर प्राणी हैं
ऐसे सवाल आते हैं। एकाकी अधिकांश रात्रिचर फुर्तीला तथा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक माना जाता है। इसका पर्याप्त वन और घास के मैदान, भारत, नेपाल और श्रीलंका का देशज निवासी है। खतरे, पर्यावरण का ह्रास और क्षरण, मानव वन्यजीव संघर्ष, वैश्विक आबादी 2000 से कम। संरक्षण प्रयास, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर 2025, दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य कर्नाटक एशिया का पहला समर्पित स्लॉथ भालू अभ्यारण्य है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात कर लेते हैं। यह 2022 में शुरू की गई एक ऐतिहासिक वन्यजीव संरक्षण पहल है। इसका उद्देश्य 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में विलुप्त हो चुके चीता को भारत में फिर से बसाना है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संचालित होता है, जिसे 2023-24 से प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट नाम दिया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 30 चीतों की आबादी मौजूद है। कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 2006 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था। तकनीकी सहायता भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रदान की गई है। प्रोजेक्ट चीता संचालन समिति, इसका गठन 2023 में NTCA ने किया था। इसका कार्य प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी व मूल्यांकन करना और परामर्श देना है। मुख्य उद्देश्य सुरक्षित पर्यावासों में चीता की प्रजननशील समष्टि बसाना, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां ये ऐतिहासिक रूप से पाए जाते थे। खुले वन और सवाना घास भूमियों को पुनर्बहाल करने हेतु चीते का एक फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में उपयोग करना। प्रोजेक्ट चीता का इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म के लिए उपयोग करना, ताकि स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाए जा सकें। बात कर लेते हैं चीता की। एशियाई चीता जो है हमारा, वो अनुसूची 1 में शामिल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अफ्रीकी चीता जो है वो वल्नरेबल है। ठीक है। विशेषताएं, विश्व का सबसे तेज स्तनपायी तथा भारत में विलुप्त हो जाने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी है। अन्य बड़ी बिल्लियों, शेर, बाघ, तेंदुआ और जगुआर के विपरीत चीता दहाड़ नहीं सकता है। पर्यावास, एशियाई चीता केवल पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में इसे आधिकारिक रूप से 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अफ्रीकी चीता पूरे अफ्रीका में घास के मैदानों, झाड़ीदार क्षेत्रों और खुले वनों में पाया जाता है, विशेष रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। नामीबिया में चीतों की आबादी सबसे ज्यादा पाई गई है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें, अवस्थिति इसकी पूर्वी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र को निमाड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वन का प्रकार कठियार गिर शुष्क पर्णपाती वन है। नदी यहाँ पे चंबल नदी है। बांध यहाँ पर गांधी सागर बांध है। ठीक है। और वृक्ष यहाँ पे सलई, करधई, धावड़ा, तेंदु, पलास आदि मिलते हैं। वन्यजीव जंगली कुत्ते, जिनको धोल बोलते हैं, चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव, मगरमच्छ। ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर का हिस्सा है। टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। टाइगर सफारी पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावास निम्नीकरण, अनियंत्रित पर्यटन और कॉरिडोर विखंडन के कारण बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्षों की समस्या से निपटने के लिए टाइगर रिजर्व के संरक्षण हेतु निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश, टाइगर सफारी पर रोक, कोर क्षेत्रों या निर्दिष्ट बाघ गलियारों में किसी भी टाइगर सफारी की अनुमति नहीं होगी। इसकी अनुमति केवल बफर जोन में स्थित गैर वन या अवक्रमित वन भूमि पर ही दी जाएगी। रात्रि पर्यटन, कोर महत्वपूर्ण बाघ आवासों में रात्रि पर्यटन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। निषिद्ध गतिविधियां, इसमें से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। बात कर लेते हैं प्राकृतिक आपदा का दर्जा। त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए मानव वन्यजीव संघर्षों को प्राकृतिक आपदा का दर्जा दिया जाएगा। मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण होने वाली मानव मृत्यु की स्थिति में 10 लाख की समान अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात कर लेते हैं, टाइगर रिजर्व के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत बाघों के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है। कोर क्षेत्र, यह पूर्णतः अनुलंघनीय क्षेत्र होता है। यहाँ किसी भी प्रकार के पर्यटन या व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। बफर क्षेत्र, विनियमित पारिस्थितिकी विकास, यहाँ सीमित पर्यटन की अनुमति होती है। NTCA द्वारा घोषित यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक सांविधिक निकाय है। राज्य सरकारें संभावित स्थलों का प्रस्ताव करती हैं, जिन्हें NTCA द्वारा अनुमोदित एवं अधिसूचित किया जाता है। कुल रिजर्व 58 है। मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य ये सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। इन्हें NTCA की सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया गया है। NTCA की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के बिना सीमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के विषय में। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मुख्यालय समझौते
पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के माध्यम से IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किए जाएंगे। इससे IBCA को अपने आधिकारिक कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इसकी उत्पत्ति भारत द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया। संस्था का प्रकार संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं विधिक इकाई। उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिरण तेंदुआ, चीता, जगुआर और पूमा का संरक्षण करना। इनमें प्यूमा और जगुआर को छोड़कर सभी भारत में पाए जाते हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत शामिल है। सदस्यता 95 देशों का बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन, जिसमें बड़ी बिल्ली की आबादी वाले तथा उनके संरक्षण में रुचि रखने वाले देश शामिल हैं। संस्थापक सदस्य 16 अर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इक्वाडोर, भारत, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा। भारत से बजटीय सहायता 150 करोड़ रुपये। IBCA सभा सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। 2025 में नई दिल्ली में प्रथम सभा आयोजित हुई। भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा IBCA के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित किया गया। अभी के लिए इतना ही, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।